हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। कक्षा 10वीं का सेंटअप परीक्षा होने वाला है और इस सेंटअप परीक्षा को आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप लोग पास कीजिएगा सेंटअप परीक्षा तभी आपका एडमिट कार्ड आ पाएगा। तो सेंटअप परीक्षा की तैयारी हम रोज शाम 7 बजे से करवाएंगे और जितना भी हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल उसी पढ़ाए हुए प्रश्न में से सेंटअप परीक्षा में आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो डेली शाम 7 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के सेंटअप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके सेंटअप परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ए ऑप्शन है तुंगभद्रा, बी ऑप्शन है अमरावती, सी ऑप्शन है चंबल, डी ऑप्शन है हीराकुंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो तुंगभद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो तुंगभद्रा नदी पर है, इसे आपको याद रखना है। और हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल है। ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है तंबाकू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल है। तो जो तंबाकू है ये एक व्यावसायिक फसल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गेहूं किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और चावल पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ए ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी ऑप्शन है कागज उद्योग, सी ऑप्शन है खिलौना उद्योग, डी ऑप्शन है विद्युत उपकरण उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो जो खिलौना उद्योग होता है ये छोटे पैमाने का उद्योग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चीनी उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, तो गन्ना होता है, इसे आपको याद रखना है। और गन्ना किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है रेशम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है, तो गन्ना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिल है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग में दिखाया जाता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है भूरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग में दिखाया जाता है, तो हरा रंग से दिखाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे सेंटअप परीक्षा का तैयारी करवा रहे हैं और जितना हम पढ़ाएंगे वो सभी प्रश्न आपके सेंटअप परीक्षा में रहे, ये हमारा गारंटी है। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6
6 नंबर प्रश्न है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 80%, डी ऑप्शन है 10%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है, तो 40% है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो कृषि है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? ए ऑप्शन है बिहार को, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर को, सी ऑप्शन है गुजरात को, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त था, तो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा ले लिया गया है वापस, और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिससे अब भारत में टोटल 28 राज्य हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि रूस की मुद्रा है। ए ऑप्शन है रूबल, बी ऑप्शन है डॉलर, सी ऑप्शन है रुपया, डी ऑप्शन है टाका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की मुद्रा है, तो रूस की मुद्रा रूबल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमेरिका का मुद्रा डॉलर होता है, इसे आपको याद रखना है। और भारत, पाकिस्तान और नेपाल का जो मुद्रा होता है ये रुपया होता है, इसे आपको याद रखना है। और बांग्लादेश का जो मुद्रा होता है ये टाका होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। ए ऑप्शन है जिला स्तर का, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर का, सी ऑप्शन है प्रांतीय स्तर का, डी ऑप्शन है विश्व स्तर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा एक कार्यक्रम है, तो नरेगा एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार मिलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं? ए ऑप्शन है जापान को, बी ऑप्शन है चीन को, सी ऑप्शन है अमेरिका को, डी ऑप्शन है बांग्लादेश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं, तो जापान को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को ही कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 193, सी ऑप्शन है 200, डी ऑप्शन है 210। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, तो 193 देश हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है महानदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध ये महानदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है चित्तरंजन दास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे सेंटअप परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, और जितना भी हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल वो सभी प्रश्न आपके सेंटअप परीक्षा में
रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और बिल्कुल यही सब प्रश्न आपके सेंटअप परीक्षा में रहेगा, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? ए ऑप्शन है रोहतास जिला में, बी ऑप्शन है सिवान जिला में, सी ऑप्शन है पटना जिला में, डी ऑप्शन है गया जिला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो रोहतास जिला में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ, तो सूती वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है? ए ऑप्शन है मुंगेर में, बी ऑप्शन है भागलपुर में, सी ऑप्शन है बांका में, डी ऑप्शन है बक्सर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो मंदार हिल ये बांका में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है जो मानव के द्वारा घटित होता है, बी ऑप्शन है जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे मानवकृत आपदा कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ए ऑप्शन है मल्टीमीटर से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है सुनामी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्तियों का पता किससे लगाया जाता है, तो इंफ्रारेड कैमरे से लगाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं? ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है जॉन के, सी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न सेंटअप परीक्षा में 100% रहेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है, तो हेम्फ्री डेवी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 1 मई को, बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन है 15 मई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भारत एक देश है? ए ऑप्शन है उद्योग प्रधान देश, बी ऑप्शन है कृषि प्रधान देश, डी ऑप्शन है कार्य प्रधान देश, डी ऑप्शन है स्वास्थ्य प्रधान देश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक देश है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि किस क्षेत्र में आता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। और उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ए ऑप्शन है सरकार को, बी ऑप्शन है न्यायपालिका को, सी ऑप्शन है संविधान को, डी ऑप्शन है राजनीतिक दल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संविधान को यहाँ पे लोकतंत्र का आत्मा माना जाता है,
तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और कहीं कहीं पे WC बनर्जी देता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 में हुआ। और किसने किया? तो A.O. ह्यूम ने किया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है? ए ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, बी ऑप्शन है पूंजी निर्माण दर, सी ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य, डी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है? तो विकसित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार का सबसे कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ए ऑप्शन है थोरियम, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रोसाइड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, डी ऑप्शन है तमिलनाडु से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ताड़ी विरोधी आंदोलन किससे संबंधित है? तो ताड़ी और नशीली पदार्थ शराब से है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? ए ऑप्शन है हिंदी भाषा का, बी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा का, सी ऑप्शन है जापानी भाषा का, डी ऑप्शन है अरबी भाषा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी ऑप्शन है एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है ओवन, बी ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन है एंजल्स, डी ऑप्शन है लेनिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो ओवन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है? ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 2015 में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका आजाद कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1947 में, बी ऑप्शन है 1948 में, सी ऑप्शन है 1950 में, डी
ऑप्शन है 1910 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका आजाद कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि रूसो कहाँ के दार्शनिक था। ए ऑप्शन है फ्रांस का, बी ऑप्शन है रूस का, सी ऑप्शन है अमेरिका का, डी ऑप्शन है इंग्लैंड का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूसो कहाँ के दार्शनिक था, तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। ए ऑप्शन है छिपी बेरोजगारी, बी ऑप्शन है बेरोजगारी, सी ऑप्शन है पूर्ण बेरोजगारी, डी ऑप्शन है वित्त बेरोजगारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। ए ऑप्शन है सैन्य सेवा, बी ऑप्शन है वित्त सेवा, सी ऑप्शन है मॉल सेवा, डी ऑप्शन है रेल सेवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो जो मॉल सेवा है ये गैर सरकारी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे गैर सरकारी क्या होता है, प्राइवेट होता है, तो जो मॉल सेवा होता है ये प्राइवेट होता है, और जो सैन्य सेवा होता है, वित्त सेवा होता है, ये रेल सेवा होता है, ये सभी सरकारी है, लेकिन जो मॉल सेवा है ये प्राइवेट है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जमालपुर में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है छपरा में, डी ऑप्शन है गोंडा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार ने, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम सेंटअप परीक्षा का जो हम तैयारी करवा रहे हैं, इसमें सामाजिक विज्ञान के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, और ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी में से सेंटअप परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछेगा इसी वीडियो से पूछेगा। और यहाँ पे हम सेंटअप परीक्षा की इतना अच्छा तैयारी आपका करवा देंगे कि उसमें से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा वादा है। तो आप लोग डेली शाम 7 बजे आप लोग हमसे जुड़ जाइएगा और सेंटअप परीक्षा का तैयारी कर लीजिएगा, ताकि आपका एडमिट कार्ड आ जाए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम 2 होमवर्क देंगे। तो पहला होमवर्क ये हो गया, और यहाँ पे दूसरा होमवर्क आपको बताना है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।